नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे प्रक्षेप गति। तो आइए देखते हैं प्रक्षेप गति क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर जिस दिशा में फेंकते हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में उसको प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई, इस दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में अर्थात इस दिशा में मान लो फेंका, तो वस्तु जो है इस ऊर्ध्वाधर गति दिशा में गति करते हुए गुरुत्व के अधीन पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर जाके गिरती है। तो वस्तु की इस गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। और जिस वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं वह वस्तु कहलाती है प्रक्षेप्य। ऊपर की ओर फेंकी जाने वाली वस्तु वह कहलाती है प्रक्षेप्य वस्तु। और प्रक्षेप के पथ को हम कहते हैं प्रक्षेप्य पथ। मतलब जिस दिशा में वस्तु को अर्थात प्रक्षेप्य वस्तु को फेंका जाता है उसके पथ को कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ। और प्रक्षेप का पथ जो होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, क्योंकि वह गुरुत्व के अधीन गति करते हुए ऊपर जाती है, फिर नीचे की ओर वापस आकर किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है। तो अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो उसकी जो गति होती है वह प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से अगर फुटबॉल को हम पैरों से किक मारते हैं तो फुटबॉल की गति भी प्रक्षेप गति कहलाती है। तो ये है प्रक्षेप गति का उदाहरण। और प्रक्षेप गति जो है द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। प्रक्षेप गति किसके अंतर्गत आती है? द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। और प्रक्षेप गति को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला है क्षैतिज प्रक्षेप अर्थात क्षैतिज गति, और दूसरा तिर्यक अर्थात ऊर्ध्वाधर गति। तो ये हमने देखा प्रक्षेप कौन सी गति के अंतर्गत आती है? द्विविमीय गति के अंतर्गत आती है। और उसके अंतर्गत हम क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्षैतिज प्रक्षेप। क्षैतिज प्रक्षेप, तो मान लो जमीन की ऊंचाई माना जमीन से h ऊंचाई पर किसी बिंदु O से एक प्रक्षेप को u वेग से
क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। एक वस्तु है, उस वस्तु को, ये हमारा पृथ्वी का सतह है अर्थात जमीन है और जमीन की h ऊंचाई अर्थात यहाँ से h ऊंचाई से यहाँ स्थित बिंदु O से इसको प्रारंभिक वेग v से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। तो इस दिशा में फेंकेंगे तो वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर जाके गिर जाती है। तो ये क्षैतिज दिशा मान लो x हो गई और ये उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा y है। तो ये वस्तु का अधिकतम क्षैतिज दूरी होगा, ये बिंदु P है मान लो। तो t समय पर प्रक्षेप्य द्वारा मान लो x दिशा में तय की गई दूरी स्मॉल x और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या है, स्मॉल y है। माना किसी समय t समय पर वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी स्मॉल x तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या है, स्मॉल y है। तो यह जो वस्तु की गति है अर्थात प्रक्षेप्य की गति है उसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति में। तो आइए देखते हैं क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति के लिए क्या होगा, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा ux और त्वरण क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात उसमें कोई त्वरण नहीं होता। तो इस गति में प्रारंभिक वेग ux इज इक्वल टू u तथा त्वरण ax इज इक्वल टू 0। हम यहाँ क्षैतिज गति का गणना कर रहे हैं तो इसके लिए प्रारंभिक वेग x दिशा में है, इसलिए ux इज इक्वल टू u और त्वरण ax इज इक्वल टू 0। इसलिए गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाए होता है uxt प्लस 1/2 मल्टीप्लाई axt का स्क्वायर। तो मान रखें s क्या है, वस्तु का विस्थापन है, x क्या है, वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा के लिए। तो x इज इक्वल टू ux का मान u इंटू टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई त्वरण का मान 0 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। तो इसके आगे वैल्यू प्राप्त होगी, वह पूरा राशि त्वरण का मान 0 है इसलिए वह पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमको मिलेगा ut। और यहाँ से अगर हम t का मान फाइंड करेंगे तो u को दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u। ये हमारा
समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए इस गति में uy इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है और त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, इसलिए ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए समीकरण कौन सा, अब y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर y अक्ष की दिशा में विस्थापन, तो y इज इक्वल टू uy_t प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ay इंटू टी का स्क्वायर। uy अर्थात वस्तु की ऊर्ध्वाधर गति कितनी है, 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई टी प्लस ऊर्ध्वाधर गति क्या है 0 है और 1/2 त्वरण का मान ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर। इसलिए y इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आएगा 1/2 gt का स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 1 में जो हमने t का मान निकाला है, समीकरण 1 में t का मान क्या निकला, t इज इक्वल टू x अपॉन यू। तो इस t के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से t का मान रखने पर, समीकरण 1 से t का मान रखेंगे तो t का मान क्या है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, इसलिए y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी का मान x अपॉन यू का स्क्वायर, टी का स्क्वायर है इसलिए x अपॉन यू और t का वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करें, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू, अब स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। यदि इसको हम लें नियतांक वैल्यू के बराबर, अर्थात g अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, k हो, तो y इज इक्वल टू मान हो जाएगा kx का स्क्वायर, जहां k इज इक्वल टू क्या है, g अपॉन 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू नियतांक। हमने क्या किया, g अपॉन 2u स्क्वायर इक्वल टू मान लो क्या है, नियतांक k है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 जो है एक परवलय का समीकरण को प्रदर्शित करता है, अर्थात जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित वस्तु का पथ सदैव परवलयाकार होता है। समीकरण 3 जो है परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर से किसी वस्तु या जमीन के ऊपर से किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में अगर किसी वस्तु को हम प्रक्षेपित करें तो उसका पथ सदैव परवलयाकार होता है। चलिए आगे देखते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल किसे कहते हैं, प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से फेंकते हैं क्षैतिज दिशा में, तो उस प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात प्रक्षेप को पृथ्वी तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं।
उड्डयन काल। तो मैंने क्या बताया, प्रक्षेप्य को पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है वह उसका उड्डयन काल कहलाता है। इसलिए समीकरण y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर से, गति का द्वितीय समीकरण से। अब चूंकि नीचे की ओर आने में लगा समय काउंट करना है, इसलिए y अक्ष में लिया गया है y इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, पृथ्वी सतह से हमने h ऊंचाई से फेंका था वस्तु को, तो विस्थापन कितना होगा, h इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग अब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण और समय अर्थात t का स्क्वायर। उड्डयन काल को हम t से अर्थात कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 GT का स्क्वायर। तो इसलिए अगर यहाँ t का मान निकालें तो t इज इक्वल टू 2 का ऊपर की ओर गुणा होगा g का नीचे की ओर, तो ये हो गया 2h, t का स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g, या फिर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। हमने क्या किया, वर्ग है t का वर्ग, तो वर्ग को दूसरी साइड पक्षांतर करते हैं तो वह वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है उड्डयन काल का व्यंजक, अर्थात क्षैतिज प्रक्षेप में जो उड्डयन काल केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। यहाँ से सूत्र से जो क्षैतिज प्रक्षेप होता है उसमें वस्तु का उड्डयन काल t केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, प्रक्षेप के वेग अर्थात वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, तो आइए देखते हैं क्षैतिज परास किसे कहते हैं। प्रक्षेप द्वारा, प्रक्षेप मैंने बताया किसको कहते हैं, वस्तु को कहते हैं। जिस वस्तु को फेंका जाता है उस वस्तु को कहते हैं प्रक्षेप्य। तो प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं, उसका, किसका, प्रक्षेप्य का, उसका क्षैतिज परास कहते हैं। जिस वस्तु को फेंक रहे हैं अर्थात प्रक्षेप्य वस्तु अपने उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में जितनी अधिकतम दूरी तय करेगी उसको हम क्षैतिज परास कहेंगे। इसे R से व्यक्त करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। और जो प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग u होता है नियत रहता है। प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग u क्या रहता है, नियत रहता है। तो प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग u नियत रहता है, इसलिए हो जाएगा R इज इक्वल टू u इंटू टी।
जिस वेग से प्रक्षेप गति कर रहा है इनटू उसका उड्डयन काल। और उड्डयन काल का मान हम जानते हैं, हमने निकाला है r = u इंटू टी का मान होता है √2h/g। यहाँ r क्या है, क्षैतिज परास है, u प्रक्षेप का क्षैतिज वेग है, h पृथ्वी सतह से ऊंचाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो यह है क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तो हमने देखा यदि कोई वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है और प्रक्षेप गति के अंतर क्षैतिज प्रक्षेप में गति कर रहा है अर्थात क्षैतिज दिशा में उसको फेंका जाता है, तब उसकी क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति, उड्डयन काल और क्षैतिज परास का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।